नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हो गए, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा न्यूरो मस्कुलो स्केलेटन जो सिस्टम है दोस्तों, वो चल रहा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 to 50 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि लगभग सभी स्टूडेंट्स को आता है और नर्सिंग स्टूडेंट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। चाहे कोई कोई क्वेश्चन आपको नहीं आए, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों सबको आता है कि कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम का काम करती है। तो आप सबको इसके बारे में पता ही है। इसका जो आंसर होगा दैट विल बी हाइपोथैलेमस। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको। बस उन्होंने एक मॉडिफाइड कर दिया, किस तरीके से किया है मॉडिफाइड, उसके बारे में बात करते हैं। सून आफ्टर एडमिशन, क्या एडमिशन के बाद में टू द हॉस्पिटल विद ए हेड इंजरी। एक क्लाइंट है दोस्तों, हेड इंजरी का क्लाइंट है। एक क्लाइंट टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 102.2 डिग्री फारेनहाइट। उसका जो टेम्परेचर है दोस्तों, उसको टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फीवर है, 102.2 डिग्री फारेनहाइट है टेम्परेचर है उसका, या हम सेंटीग्रेड में बोले तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। 39 डिग्री सेंटीग्रेड है। द नर्स कंसीडर दैट द क्लाइंट हैज सस्टेन्ड इंजरी टू बोट स्ट्रक्चर। कितना जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, तो ऐसी कौन सा ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट हो सकता है दोस्तों जिसमें इंजरी होने के कारण ये टेम्परेचर बढ़ा है। तो हम सभी जानते हैं कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम का जो काम करता है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपो जो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस दोनों काम करता है, हीट लॉस का काम भी करता है और हीट प्रोडक्शन का काम भी करता है। हीट प्रोडक्शन। तो जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है या पोस्टीरियर न्यूक्लियाई जो ऑफ हाइपोथैलेमस है दोस्तों, वो हीट प्रोडक्शन का काम करता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस है या एंटीरियर न्यूक्लियाई है हाइपोथैलेमस का, या इसे हम प्री ऑप्टिक भी बोलते हैं, ये हीट लॉस का काम करता है। तो जो बॉडी है वो टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का जो बन रहा है उसमें दोनों चीज़ों का बैलेंस होना जरूरी है, हीट प्रोडक्शन का और हीट लॉस का। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो ऑर्गन काम करता है उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। हाइपोथैलेमस ही वो ऑर्गन होता है जो ग्लैंड का भी मास्टर है, जो कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है, जिस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसका भी मास्टर का काम कौन करता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस करता है। ये कई सारे ऐसे हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि आप पढ़ते हो कि जो क्या काम करता है दोस्तों, जो आपकी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। जो कि मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ाया था तब मैंने आपको अच्छे से बताया भी था कि ऐसे कौन कौन सी हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तो बिना इसमें कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, तो राइट आंसर हाइपोथैलेमस हो जाएगा। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो थैलेमस दे रखा है। थैलेमस जो है रिले सेंटर की तरह काम करता है या प्रोसेसिंग सेंटर की तरह काम करता है कि हम कोई भी जो स्टिमुलाई है जो हमारे बॉडी से हम भेजते हैं ब्रेन के पास में, तो वो सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, थैलेमस के पास पहुंचता है। थैलेमस फिर उसको आगे पहुंचाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास में। तो ये बीच में एक स्टेशन की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम रिले सेंटर भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टेम्पोरल लोब को याद रखने के लिए आप क्या क्या चीजें याद रख सकते हो कि ये किस किस के रूप में, ऑडिटरी सेंटर के रूप में काम करता है, जो वर्निकेज जो स्पीच एरिया है दोस्तों उसके रूप में भी काम करता है ये। इसके अलावा जो ओल फैक्ट्री एरिया है, ओल फैक्ट्री जो सेंटर है, ऑडिटरी सेंटर हो गया, ओल फैक्ट्री सेंटर हो गया, वर्निकेज स्पीच एरिया हो गया, तो ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं दोस्तों, टेम्पोरल लोब के द्वारा किए जाते हैं। और जो टेक्निक है याद करने की मैंने आपको बताया भी था कि TAOO से आप इसको याद रख सकते हो। लास्ट दोस्तों एक नई स्ट्रक्चर दे रखी है इसके अंदर, ग्लोबस पैलिडस। ग्लोबस पैलिडस भी ब्रेन के अंदर ही पाई जाती है। ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है दोस्तों, बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया का पार्ट होता है ये जो ग्लोबस पैलिडस है, ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर है बेसल गैंग्लिया, उसका पार्ट होता है। लेकिन ये टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं होती है, दैट इज रिलेटेड टू मसल टोन। जो आपका मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो मसल टोन जो बनाता है उससे रिलेटेड होती है। ये कॉन्ट्रैक्शन का और मसल टोन में क्या करता है, ये हेल्प करता है ग्लोबस पैलिडस, जो कि पार्ट है किसका, बेसल गैंग्लिया का। बस इतना से याद रख लो, ज्यादा डिटेल में आपको जाने की यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं, न कहीं आपके काम आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा दैट विल बी हाइपोथैलेमस। तो लिखो कि अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी होती हो, अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी हो तथा उसका टेम्परेचर
टेम्परेचर रेगुलेट नहीं रहे, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं रहे तो यह हाइपोथैलेमस में इंजरी के कारण हो सकता है। तो यह हाइपोथैलेमस में इंजरी के कारण हो सकता है, इंजरी के कारण हो सकता है। आज हमारे जितने भी जो क्वेश्चंस होंगे ना वो लगभग दो टॉपिक पे ज्यादातर डिपेंड होंगे। एक इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूं दोस्तों, एक क्लास में हमने पूरा इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर उसके बारे में पढ़ा था, और दूसरा जो है स्ट्रोक के बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में आपको आज बताऊंगा। तो दो टॉपिक ही हमारे आज जो मेन है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है वो आप हल कर दोगे क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। मान लो दोस्तों कि आपके घर में कोई गिर जाता है ऊपर से, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, मान लो ऐसा हो गया और कोई आदमी गिर गया और आपको लगा कि उसकी स्कल में इंजरी हुई है, तो आप ये बताओ कि आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज का होगा? भाई उसकी स्कल में इंजरी हुई है तो आपको सबसे ज्यादा डर इस चीज का ही तो होगा। किस चीज का डर रहेगा आपको ये डर रहेगा कि उसके कान में नहीं लग गई हो, या उसके आंख में नहीं लग गई हो, या फिर उसके नाक में नहीं लग गई हो, होठों पे चोट आ गई हो, या आपको ये डर सबसे ज्यादा होगा कि कहीं उसके ब्रेन में तो इंजरी नहीं हो गई हो। तो बस यही ये क्वेश्चन कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा। सिंपल सा हमें जो कॉमन जो लॉजिक है दोस्तों वही लगाना है इसमें कि व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक, कि नर्स को कौन सा एक्शन लेना चाहिए व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट, जब एक क्लाइंट की केयर करे हु हैज ए पॉसिबल स्कल फ्रैक्चर एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा, कि उसको ट्रॉमा हुआ है, चाहे वो एक्सीडेंट के कारण हुआ हो, गिरने के कारण हुआ हो, और उसको क्या हुआ है दोस्तों, स्कल फ्रैक्चर हुआ है, उसकी जो स्कल बोन है उसमें क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। तो आपको सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि भाई जब आप केयर कर रहे हो तो आपको सिंपल सी बात है दोस्तों कि ऐसे क्लाइंट जिस क्लाइंट का स्कल फ्रैक्चर हुआ है तो हमें ये डर सबसे ज्यादा रहेगा कि कहीं उसको ब्रेन को तो क्या नहीं हुई है, इंजरी नहीं हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी मॉनिटर द क्लाइंट फॉर साइन ऑफ ब्रेन इंजरी, कि ऐसे क्लाइंट को हम ब्रेन इंजरी के साइन के लिए क्या करेंगे दोस्तों, मॉनिटर करेंगे कहीं उसे ब्रेन इंजरी। अब ब्रेन इंजरी का साइन क्या होता है दोस्तों? अब आपको सिर्फ ब्रेन इंजरी तो बोल दिया आपने, तो इसका साइन का क्या मीनिंग है? तो इसका साइन का सिंपल सा मीनिंग है दोस्तों, अगर ब्रेन में इंजरी हुई होगी, अगर किसी भी क्लाइंट को ब्रेन में इंजरी हुई होगी तो पक्का ब्लीडिंग हुई होगी। और मैंने आपको बताया था कि इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो कई चीजों के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें से एक CSF आता है, एक आपके ब्लड आता है, और एक दूसरा आपका क्या आता है दोस्तों, ब्रेन के जो टिश्यूज हैं वो आते हैं। तो जब ब्रेन में इंजरी होगी तो ब्लीडिंग होगी, तो ब्लड की अमाउंट बढ़ेगी, ठीक है, टिश्यूज में से भी ब्लीडिंग होगी, तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों, इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, तो आप उसके साइन देखकर पता लगा सकते हो कि कहीं इस पेशेंट को ब्रेन में तो इंजरी नहीं हुई है। अब इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है उसके मैंने आपको कई सारे साइन बता रखे हैं, फिर भी मैं आपको अगला कोई क्वेश्चन आएगा तो उससे रिलेटेड आपको इसके बारे में और बता दूंगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर भी बाकी के आंसर क्यों नहीं है उनके बारे में हम बात करते हैं। चेक फॉर द हेमरेज फ्रॉम द ओरल एंड नेजल कैविटी। देखो ओरल और जो नेजल कैविटी है उनसे ब्लीडिंग होना ठीक है, ये हो सकती है, लेकिन अगर हम ज्यादा प्रायोरिटी दें कि अब ओरल कैविटी से या फिर नेजल कैविटी से ज्यादा ब्लीडिंग में प्रायोरिटी आप ब्रेन को दोगे या इसकी ब्लीडिंग को दोगे, ये ब्लीडिंग रुकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हुई है, स्ट्रोक हो गया, पेशेंट को सेरिब्रल एक्सीडेंट हो गया, तो पर्सन की डेथ होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हम ज्यादा जो प्रायोरिटी देंगे दोस्तों वो किसमें देंगे कि उस क्लाइंट को कहीं पर ब्रेन इंजरी तो नहीं हुई है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों, एलिवेट द फुट ऑफ द बेड इफ द क्लाइंट डेवलप्स सिम्टम्स ऑफ शॉक। अगर क्लाइंट दोस्तों शॉक की सिम्टम डेवलप करता है तो ये कह रहा है कि एलिवेट द फुट ऑफ द बेड। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी हेड इंजरी वाला जो क्लाइंट है दोस्तों, हेड इंजरी का क्लाइंट है, स्कल फ्रैक्चर है, मतलब हेड का ही हेड इंजरी हुई है, ऐसे क्लाइंट में हम कभी भी दोस्तों जो फुट ऑफ बेड है उसको हम एलिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको एलिवेट करने के कारण इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये मोर इंक्रीज करेगा किसको, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। तो ज्यादा इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो और ज्यादा पेशेंट क्या होगा, डिटोरिएट होगा, उसके जो भी सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे हैं हेड इंजरी के कारण जो इफेक्ट आ रहा है वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम क्लाइंट के अंदर कभी भी हेड इंजरी वाले क्लाइंट के अंदर हम एलिवेट नहीं करेंगे फुट ऑफ द बेड को। कई चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे मोरफिन नहीं दे सकते हैं हेड इंजरी का क्लाइंट है तो, क्योंकि मोरफिन जो ड्रग होती है दैट कोजेज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो ओपोइड नहीं देते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करती है दोस्तों। उसके कारण वो पेशेंट जो है पहले ही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में रहता है, ICP इंक्रीज होता है, जब मैंने आपको समझाया था TPRBP में कि टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, पल्स रेट गिरती है, रेस्पिरेटरी रेट गिरती है, जो BP है उसमें सिस्टोलिक BP वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, जिस बच्चे ने पहली क्लास ही है ये, पहले की जो क्लासेस है 2-3 क्लासेस है नर्वस सिस्टम की, कम से कम आप वो तो देख लो, चाहे आप एंडोक्राइन की नहीं देख पा रहे हो या फिर आप OBG की नहीं देख पाओ,
तो कम से कम वहां तक तो आप पहुंचो ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों जब भी आप फुट ऑफ द बेड को क्या करोगे, एलिवेट करोगे, तो जो वेनस रिटर्न है वो इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है ब्रेन तक इंक्रीज होगा और ये आईसीपी को और ज्यादा क्या करता है, इंक्रीज करता है। मैंने आईसीपी की जो इंक्रीज आईसीपी पैथोफिजियोलॉजी बताई थी ना, उसमें भी मैंने आपको ये चीजें करवा रखी है कि किस प्रकार से और ज्यादा बढ़ता है, तो ये और ज्यादा क्या कोज कर सकता है दोस्तों, डिटोरिएट कर सकता है पेशेंट को। इसलिए कभी भी हेड इंजरी वाले क्लाइंट में हम जो फुट ऑफ द बेड उसको एलिवेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट दे रखा है कि ऑब्जर्व फॉर क्लिनिकल इंडिकेटर्स ऑफ डिक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। देखो कितना उल्टी चीज लिख दिया दोस्तों। और टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है। मैंने आपको सिम्टम्स बताए हुए थे कि आपको इस प्रकार से सिम्टम लिख लेने हैं, TPR BP, और आपको शुरू के दोनों जो है दोस्तों वो इंक्रीज करने हैं, बीच के दोनों क्या करने हैं दोस्तों, आपको डिक्रीज करने हैं। तो टेम्परेचर और जो बीपी है दोस्तों वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, नहीं कि डिक्रीज होता है। तो इसमें यहाँ पर दे रखा है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज नहीं, हम इंक्रीज के साइन देखेंगे, क्योंकि इंक्रीज का साइन है वो इंडिकेट करेगा कि उस पेशेंट का आईसीपी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। सेकंड, हमें आईसीपी डिक्रीज नहीं, डिक्रीज कभी हो ही नहीं सकता कि हेड इंजरी हो जाए और उस पेशेंट का जो आईसीपी है वो दोस्तों डिक्रीज हो जाए, वो हमेशा क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। तो आपको इंक्रीज देखने हैं कि डिक्रीज, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी मॉनिटर द क्लाइंट फॉर साइन ऑफ ब्रेन इंजरी। तो लिखो, जब कभी भी किसी पेशेंट को, जब कभी भी किसी पेशेंट को, जब कभी भी किसी पेशेंट को स्कल इंजरी होती हो, स्कल इंजरी या स्लैश करके लिख लो हेड इंजरी, हेड इंजरी होती हो तो नर्सिंग ऑफिसर को ब्रेन इंजरी स्लैश करके लिखो इंक्रीज्ड आईसीपी के साइन देखने चाहिए, के साइन मरीज में देखने चाहिए, मरीज में ऑब्जर्व करने चाहिए, ऑब्जर्व करने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन इतने टफ नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है ये, और वही चीजें आपसे बार बार पूछ रहा है। ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट, एक नर्स है एक क्लाइंट को असेस कर रही है विद ए ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। क्लाइंट को क्या है दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर है। सिंपल सी बात है, देखो मैंने आपको बस सिंपल सा कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है ना, दिक्कत आपको नहीं आएगी दोस्तों। आईसीपी बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें हैं, CSF है, इसके अलावा ब्लड है और टिश्यूज है। अगर इन तीनों में से कोई भी बढ़ता है ना तो वो आईसीपी को क्या करेगा दोस्तों, इंक्रीज करेगा, चाहे वो CSF बढ़े, ब्लड बढ़े या टिश्यू बढ़े। अगर किसी भी पेशेंट को ब्रेन का ट्यूमर होगा तो उसके टिश्यूज बढ़ेंगे ना, टिश्यूज बढ़ेंगे तो भी आईसीपी क्या होगा दोस्तों, उसका इंक्रीज होगा। आईसीपी क्या होगा तो भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर यही देख कि क्लाइंट है दोस्तों, उसको ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। विच क्लिनिकल फाइंडिंग्स, ऐसी कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग है जो इंडिकेट करती है कि उस क्लाइंट को क्या है दोस्तों, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, वो सभी आपको लेने हैं इसमें जो क्या हो सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी की। तो मैंने आपको बार बार बता रखा है, पहला बढ़ेगा, लास्ट का बढ़ेगा, बीच के दोनों क्या होंगे दोस्तों, डिक्रीज होंगे। बस आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप बार बार भूलते होगे, लेकिन आपने ये टेक्निक अपना ली तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा। टेम्परेचर बढ़ने को क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइपरथर्मिया या फिर फीवर के नाम से इसे जानते हैं। तो पेशेंट को फीवर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी, फीवर होगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों सबसे पहला जो साइन आता है वो क्या आता था, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। साइकेट्रिक के अंदर अब डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ते हो ना, तो उसके अंदर एक डिसऑर्डर आता है आपका स्टूपर। तो स्टूपर भी कॉन्शियसनेस के अंदर डिस्टर्ब होना है तो स्टूपर भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ऑर्थोपिनिया, ऑर्थोपिनिया और रेस्पिरेटरी रेट का डिक्रीज होना, दोनों चीजें क्या है दोस्तों, अलग अलग हैं। ऑर्थोपिनिया का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट है, ज्यादातर पल्मोनरी जो डिसऑर्डर्स हो, COPD हो, ऐसे डिसऑर्डर्स जो होते हैं, हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, पल्मोनरी एडिमा हो, जब पेशेंट सोता रहता है तो उस दौरान उसको सही से रेस्पिरेशन नहीं आता, लेकिन जब वो खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है तो उस दौरान उसको सही से रेस्पिरेशन आता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑर्थोपिनिया के नाम से जानते हैं। तो इंक्रीज्ड आईसीपी में ऑर्थोपिनिया देखने को नहीं मिलता है कि आप ये कहो कि डायरेक्टली ऑर्थोपिनिया कि भाई जब वो लेटा हुआ है तो उस दौरान उसको सांस सही से नहीं आता है और बैठने पर वो ज्यादा कंफर्ट क्या करता है, महसूस करता है। तो ऑर्थोपिनिया देखने को नहीं मिलता है। हाँ, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जरूर देखने को मिल सकता है अगर ये लिखा है, ठीक है, कि भाई जो ब्रीथिंग जो है वो डीप होती है। हाँ, ये भी कह सकते हो आप, डीप ब्रीथिंग भी हो सकती है, कई बार रैपिड भी हो जाती है ब्रीथिंग, ठीक है, लेकिन ऑर्थोपिनिया देखने को नहीं मिलेगा।
ऑर्थोपेनिया नहीं देखने को मिलेगा। रैपिड पल्स, पल्स का क्या होना, ज्यादा होना। यहाँ पर सिंपल सा दे रखा है कि पल्स क्या होती है दोस्तों, डिक्रीज होती है, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। तो पल्स क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पर हाइपोटेंशन दे रखा है, जबकि बीपी क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। अगर बीपी में भी आपसे दोस्तों ये पूछे वो कि कौन सा बीपी इंक्रीज होता है, तो ध्यान रखना सिस्टोलिक बीपी आंसर आएगा। सिस्टोलिक जो बीपी है दोस्तों वो मेनली क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसी कारण से जो पल्स प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, वाइडन हो जाता है। पल्स प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। पल्स प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी को आप घटा दो तो आपका पल्स प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है, देखो पल्स प्रेशर का क्या है कंसेप्ट, पल्स, मैं कह रहा हूं कि इंक्रीज आईसीपी के अंदर पल्स प्रेशर क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। अब आप कहोगे सर कैसे इंक्रीज होता है, मैं कह रहा हूं कि उस पेशेंट का सिस्टोलिक जो बीपी है उसमें से आप डायस्टोलिक बीपी घटा दो तो उसका पल्स प्रेशर आ जाएगा। मान लो कि वो पेशेंट है दोस्तों, पहले उसका एकदम नॉर्मल था, 120/80 था, तो उसका पल्स प्रेशर कितना आ गया, 40 आ गया, 40 mm ऑफ एच आ गया। लेकिन जब वो पेशेंट हेड इंजरी हुई उसको, तब उसकी हेड इंजरी होने के बाद में उसका आईसीपी बढ़ा, तो आईसीपी बढ़ेगा तो सिस्टोलिक बीपी क्या होगा, बढ़ेगा। अब एक सिस्टोलिक जो बीपी है दोस्तों 120 से मान लो 160 पे पहुंच गया। डायस्टोलिक पे मैंने कोई इफेक्ट बताया नहीं, तो डायस्टोलिक 80 रहेगा, तो 160 में से 80 गए तो 80 बचे। तो मैं कह सकता हूं ना कि जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो पल्स प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसको इंक्रीज भी बोलते हैं या वाइडेंड भी बोलते हैं, मतलब वाइडेंड हो गया, बढ़ गया है ये, ठीक है, ये भी आप जान सकते हो इसको। तो कई बार वाइडेंड लिखा हुआ सकता है, तो आपको ध्यान रखना कि वाइडेंड भी कह सकते हैं, नैरोइंग नहीं कहेंगे। नैरो का मतलब होता है कम होना, कम नहीं होता है। पल्स प्रेशर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर इंक्रीज होता है। इसके अलावा पेशेंट को क्या होता है और भी पूछते हैं, तो एक तो मैंने आपको बताया था अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी देखने को मिलता है। कहते हैं कि फर्स्ट साइन यही आता है इसका, पहला जो साइन है, अर्लीस्ट जो साइन है आईसीपी बढ़ने का, वो यही आता है, अर्लीस्ट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट को जो बोलने में दिक्कत हो सकती है या उसको विजन में भी हो सकती है, तो ब्लड विजन हो सकता है, स्लर्ड स्पीच हो सकता है, हेडेक हो सकता है, स्लर्ड स्पीच हो सकता है, और उसको हेडेक हो सकता है, हेडेक, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो सकती है उसको। तो ये सारे साइन जो होते हैं ना दोस्तों, ये दिखाते हैं कि उस पेशेंट को क्या है, आईसीपी क्या हो गया दोस्तों, उसका इंक्रीज हो गया है। तो अब बस इस क्वेश्चन में आपको सिलेक्ट ऑल द अप्लाई करना था। तो फीवर है, हाँ जी, 1 नंबर है, हाँ जी है, 2 नंबर है, हाँ जी है, और ऑर्थोपेनिया नहीं है, रैपिड पल्स नहीं है, हाइपोटेंशन नहीं है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, पहला और दूसरा। हम ये क्वेश्चंस भी आजकल करने लग गए हैं, पहले मैं नहीं करवाता था, लेकिन जैसे कि आप बताते हो कि सर आजकल जो नोट सेट है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो हमें करने भी चाहिए। क्या पता अगले नोट सेट में कितने क्वेश्चन पूछ ले, अब की बार शुरुआत थी तो कम पूछे हों, आगे ज़्यादा भी पूछ ले, ठीक है। तो लिख लो, इसमें भी लिख लो, चलो लिखो, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट में, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट में इंक्रीज्ड आईसीपी के साइन आते हैं, इंक्रीज्ड आईसीपी के साइन आ सकते हैं, जो कि निम्न है, जो कि निम्न है। जैसे कि पहला दे रखा है फीवर, तो ऐसे लिख लो आप भी, फीवर आ सकता है, स्टू पर लिखा हुआ है, स्टू पर आ सकता है। इसके बाद लिख लो टैकीकार्डिया आ सकता है, सॉरी ब्रेडिकार्डिया आ सकता है, TPRBP। तो टेम्परेचर इंक्रीज, बीपी इंक्रीज, पल्स डिक्रीज, रेस्पिरेशन डिक्रीज। तो लिख लो सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज, पल्स प्रेशर इंक्रीज, बस यही लिख लो ना, बाकी तो चलो और मैंने आपको सब कुछ करवा ही रखा है, बाकी तो मैंने आपको करवा ही रखे हैं, जो भी हेडेक है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है, वो सब मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए ना आज, क्वेश्चन सिंपल ही मिलेंगे आपको, आते हैं लगभग क्वेश्चन आपको आज। ये भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है कि व्हाट थेराप्यूटिक इफेक्ट डज द नर्स एक्सपेक्ट, मतलब कि कोई भी हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं और हमें ये देखना है कि वो ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, थेराप्यूटिक इफेक्ट है या नहीं है। टू आइडेंटिफाई व्हेन मैनिटोल इज एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली टू ए क्लाइंट विद सेरेब्रल एडिमा। हम आईवी दे रहे हैं, किसी भी पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं, मैनिटोल दे रहे हैं, आईवी। अब हमें ये जानना है दोस्तों कि मैनिटोल जो है ना ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। कि जो एडमिनिस्टर किया है इसका इफेक्ट आया है या नहीं आया, थेराप्यूटिक इफेक्ट आया है या नहीं आया। तो आप क्या काम करेगा, देखो
मैनिटोल एक डायूरेटिक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। कभी भी फ्लूइड का रिटेंशन कहीं भी होगा तो उसको बाहर निकालेगी, ठीक है। एडिमा होगा तो आईसीपी जब इंक्रीज होता है तो सेरिब्रल एडिमा भी देखने को मिल सकता है पेशेंट में, तो इसलिए इंक्रीज आईसीपी में भी हम मैनिटोल का क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, ताकि जो सेरिब्रल जो एडिमा हुई है वो क्या हो जाए दोस्तों, तो डिक्रीज हो जाए। तो उसको देखने के लिए हम क्या देखेंगे भाई, जो आईसीपी है वो क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीज हो जाना चाहिए, या उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या हो जाने चाहिए, कम हो जाने चाहिए। तो वही हमको देखने हैं कि ये भाई क्या काम करता है। तो हम मैनिटोल क्यों दे रहे हैं भाई, आईसीपी भी बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए दे रहे हैं हम, क्योंकि डायूरेटिक का काम करता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को खींचता है, वहां से ब्रेन से एक्स्ट्रा फ्लूइड को खींचेगा और उसको बाहर बॉडी से आउट करेगा। तो मेन पर्पज क्या था हमारा, हम ऑप्शन में सेरिब्रल एडिमा दे रखा है तो हम ये लिखेंगे कि सेरिब्रल एडिमा को कम करता है। लेकिन अगर ऑप्शन में हमें सेरिब्रल एडिमा नहीं दे रखा और अगर ये दे रखा है कि भाई जो इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, उसको कम करेगा, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करना, ये दो ही आपको ऑप्शन मिलेंगे, बाकी का कोई ऑप्शन इसमें देखने को आपको मिलेगा नहीं। पहली चीज दे रखे इंप्रूव्ड रीनल ब्लड फ्लो। मैं कह रहा हूं ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि मैनिटोल जो है ना, देखो भाई मैनिटोल वहां से फ्लूइड को खींच रहा है और बॉडी से बाहर आउट कर रहा है। अब बाहर किसके थ्रू आउट कर रहा है, तो किडनी के थ्रू कर रहा है, तो किडनी के पास तो जो ब्लड का जो फ्लो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हाँ ये बात सही है, बट आंसर ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम जब मैनिटोल जो उसको दे रहे हैं ना, हमारा पर्पज मैनिटोल को देने का ये नहीं है कि भाई किडनी तक ब्लड फ्लो बढ़े, हमारे लिए चाहे बढ़े या नहीं बढ़े, हमारा पर्पज ये है कि भाई मैनिटोल क्या काम करे, कि मैनिटोल जो है ना वो जो बढ़ा हुआ जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो कम हो जाए, या फिर जो सेरिब्रल जो एडिमा हुई है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। हाँ काम इस प्रकार से करता है, ये सही है कि रीनल ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, लेकिन ये हम इफेक्ट हम ये नहीं देख रहे थे कि थेराप्यूटिक इफेक्ट ये आएगा। मान लो कि एक मिनट के लिए ये समझो आप कि अगर ऐसा होता, मान लो कि हमने मैनिटोल दिया और इंप्रूव्ड रीनल ब्लड फ्लो हो गया लेकिन इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम नहीं हुआ, तो क्या आपने मैनिटोल इसलिए दिया है, क्या आप ये देखोगे चलो हो गया, काम हो गया मेरा, मैंने मैनिटोल दिया और रीनल ब्लड फ्लो बढ़ गया। लेकिन दोस्तों हमारा पर्पज क्या था, हमारा थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या था कि आईसीपी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो सिर्फ इंप्रूव्ड रीनल ब्लड फ्लो होने से इसके थ्रू काम जरूर करता है, लेकिन ये हमारा क्या नहीं था, गोल नहीं था, ये हमारा थेराप्यूटिक इफेक्ट का गोल नहीं था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कि जो इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है दोस्तों वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखो ऐसे पढ़े हुए टॉपिक है ना, काम आते हैं आपके। आपने उस समय सोचा होगा सर ने कितना डिटेल में बता रहे हैं, आईसीपी को क्यों इतना बता रहे हैं, एक क्वेश्चन आया, दो क्वेश्चन आए, तो कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आज पूरे क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेंगे आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो दे रखा है दोस्तों वो है मेंटेनेंस ऑफ सर्कुलेटरी वॉल्यूम। सर्कुलेटरी वॉल्यूम को भी बढ़ाता है ये, लेकिन ये हमारा थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं है, ये हमारा पर्पज नहीं है। और थ्रोम्बस का डेवलपमेंट को प्रिवेंट करता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि भाई थ्रोम्बस का डेवलपमेंट नहीं होगा मैनिटोल देने से, तो इनका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर से कोई रिश्ता ही नहीं है इनका कि भाई मैनिटोल दोगे तो थ्रोम्बस नहीं बनेगा। तो ये तो सब बेतुका बात हो गई, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी आप बिल्कुल इसको क्या कर दो, गलत कर दो, इसको काट दो, इसको बिल्कुल गलत है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी डिक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो लिख लो मैनिटोल एक ओस्मोटिक डायूरेटिक होती है, ओस्मोटिक डायूरेटिक होती है, ओस्मोटिक डायूरेटिक होती है, जो कि सेरिब्रल एडिमा तथा इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करती है, प्रेशर को कम करती है। ब्रैकेट में लिखो थेराप्यूटिक इफेक्ट, ताकि क्वेश्चन से भी आप जुड़े रहो, थेराप्यूटिक इफेक्ट। कई बार तो मुझे समझ में नहीं आता, ये जो हिंदी में लिखाता हूँ ये पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगता भी है नहीं लगता, कोई बच्चा कुछ बताता ही नहीं है कमेंट में सर इसका कोई फायदा भी है या नहीं है। एक तो आप ये सोचो कि सर इससे टाइम वेस्ट होता है तो मैं बंद कर दूं, क्योंकि मुझे भी इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, हिंदी में बनाता हूँ आपके लिए लिखता हूँ। एक ही आप लोग कहते हो सर हम इसके नोट्स बनाते हैं हमें फायदा मिलता है, तो मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन आप लोगों की कोई कमेंट इस बारे में आता ही नहीं है कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लाइंट हैड ए क्रेनियोटोमी, एक क्लाइंट है दोस्तों उसका क्रेनियोटोमी हुआ है, ठीक है, आपने जो क्रेनियम बोन है उनको कट करके और फिर ब्रेन की कोई भी सर्जरी की होगी, तो दैट इज क्रेनियोटोमी फॉर एक्सिजन ऑफ ब्रेन ट्यूमर। दे भी रखा है कि ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए क्या किया गया, क्रेनियोटोमी। ऐसे नहीं कि क्रेनियोटोमी आपने ओपन कर दिया ये क्रेनियोटोमी है, ठीक है, कोई पर्पज होगा ना क्रेनियोटोमी का भी, तो ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए क्रेनियोटोमी किया गया था। आफ्टर सर्जरी के बाद में द नर्स मॉनिटर्स द क्लाइंट फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, सर्जरी के बाद में भी दोस्तों उसकी कॉम्प्लिकेशन के कारण भी आईसीपी क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है,
हो सकता है उस दौरान ब्लीडिंग बढ़ गई हो, या जो CSF है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो गया हो, कई रीजन हो सकते हैं दोस्तों जिसके कारण ICP इंक्रीज हो सकता है। तो सर्जरी के बाद में ऐसे क्लाइंट में हम हमेशा इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है वो इंक्रीज तो नहीं हो गया, उसके साइन हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको बताए थे साइन उससे थोड़ा सा उठ के है ये क्वेश्चन। विच क्लिनिकल फाइंडिंग सपोर्ट्स एन इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसमें से ऐसा कौन सा साइन है दोस्तों जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को, बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बताता है। पहली बात देखिए 3D और वीक पल्स, यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप कहोगे सर आपने बताया था कि पल्स क्या होती है, डिक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पल्स डिक्रीज होती है, रेस्पिरेटरी रेट भी लगभग क्या होती है, डिक्रीज होती है, और बीपी जो है दोस्तों वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप कहोगे सर पल्स डिक्रीज होती है, इसमें दे रखा है 3D या वीक पल्स। 3D या वीक पल्स होने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि पल्स रेट कम ही हुई है, ठीक है, 3D या वीक पल्स नहीं होता है। हमेशा जब ICP इंक्रीज होता है तो उसके कारण जो पल्स जो होती है दोस्तों वो फुल एंड बाउंडिंग पल्स दिखाई देती है, फुल एंड बाउंडिंग पल्स, न कि 3D एंड वीक पल्स। हाँ पल्स रेट गिरेगी जरूर, उसमें ब्रेडिकार्डिया जरूर होगा, ये बात सही है कि पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होगा, लेकिन जो पल्स है वो वीक नहीं होती है कि भाई 3D या वीक हो, धागे की जैसी हो कि फील नहीं हो रही हो। पल्स फील होगी, कैसी होगी, फुल एंड बाउंडिंग होगी पल्स, लेकिन साथ में उसको क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। इसलिए ये गलत है कि भाई 3D और वीक पल्स होगी, ऐसा नहीं होता। दूसरा दोस्तों नैरोइंग पल्स प्रेशर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसको अच्छे से समझाया था कि जो पल्स प्रेशर जो होता है ना, पल्स प्रेशर इंक्रीज होता है, वाइडन होता है, वाइडनिंग ऑफ पल्स प्रेशर होता है, वाइडनिंग होता है। क्यों? क्योंकि सिस्टोलिक जो बीपी है वो ज्यादा बढ़ता है ना, और डायस्टोलिक नहीं बढ़ता, तो उसके कारण से क्या होता है दोस्तों, पल्स प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जबकि इसमें दे रखा है कम हो जाता है। नैरोइंग का मतलब कम होना, तो पल्स प्रेशर कम नहीं होता, ICP अगर बढ़ेगा तो पल्स प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, वाइडनिंग होगा, वाइडनिंग ऑफ पल्स प्रेशर होता है ड्यू टू इंक्रीज इन सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों कि रेगुलर या सैलो ब्रीथिंग होगी, तो रेगुलर तो होगी नहीं कभी भी, ब्रीथिंग जब रेगुलर ही होगी तो फिर तो दिक्कत ही क्या है। तो ब्रीथिंग जो होती है दोस्तों इररेगुलर होती है, सैलो की जगह डीप होती है, ठीक है, इररेगुलर या डीप ब्रीथिंग होती है, या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी मिल सकता है पेशेंट में, क्या मिल सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मिलता है। रेगुलर ब्रीथिंग कहां से मिलेगी, तो रेगुलर और सैलो ब्रीथिंग नहीं मिलकर इररेगुलर और डीप ब्रीथिंग मिलती है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो लास्ट जो है वो मैंने आपको बताया वो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि लोअर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बोल दो, इसको स्टूपर बोल दो आप, स्टूपर भी मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन में अभी देखा था हमने स्टूपर, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो कुछ इतना है ही नहीं, ये मैंने आपको समझा रखा है अच्छे से। तो जो अगर आपको ये चीजों का रीजनिंग नहीं भी पता हो ना, तो आप इसमें से सबसे वो ध्यान रखा करो, वो ऑप्शन ढूंढा करो जो ऑप्शन आपको पक्का पता है कि ये तो होता ही होता है, तो वही आपका आंसर होगा। आप ज्यादा दिमाग लगाओगे कि यार पल्स वीक हो रही है, कम थी, यही होगा, ऐसा नहीं। आप इन चारों में से एक ऑप्शन ढूंढो जो आपने पढ़ा हुआ है, मैं ये कहूँ आपको, तो आपको सर मुझे लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पता है, ये मैंने पढ़ा हुआ है कि हाँ वो तो होता है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। कई बार हम ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। चलो लिख लो इसे भी, लिखो लिखो ब्रेन ट्यूमर को एक्सीजन करने के लिए, ब्रेन ट्यूमर को एक्सीजन करने के लिए क्रैनियोटोमी की जाती है, क्रैनियोटोमी की जाती है, जिसके बाद में इंक्रीज्ड ICP के साइन देखना चाहिए, जैसे कि लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कंसेप्ट आपका क्लियर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज सस्टेन्ड, किसी को हो गई है, क्या हो गई है, हेड इंजरी हो गई है, एक क्लाइंट की आप केयर कर रहे हो दोस्तों, उसको क्या हुई है, हेड इंजरी हुई थी। इट इज इंपॉर्टेंट दैट नर्स असेस फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर्स, देखो फिर वही आ गया कि कौन सा क्लिनिकल जो इंडिकेटर है दोस्तों वो आप देखोगे। तो सिंपल सी बात है, हेड इंजरी किसी भी क्लाइंट को हुई है तो आप इंक्रीज ICP के साइन देखोगे। अब इंक्रीज ICP के साइन में वो ये तो सबसे पहले देखोगे आप TPR BP, टेम्परेचर बढ़ा हुआ, BP बढ़ा हुआ, पल्स कम, रेस्पिरेटरी रेट कम। पहले ऑप्शन से आ जाओ, स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट, हाँ भाई हार्ट रेट का कम होना है, बस पहला ही ऑप्शन हमें राइट आंसर मिल गया हमारा, आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है।
हार्ट रेट क्या हो गई है दोस्तों, कम हो गई है, हमें वही तो देखनी है, पल्स रेट कम मिल गई है। इसमें देख रहे हैं डिक्रीज कैरोटिड पल्स, देखो कैरोटिड पल्स डिक्रीज मिल सकती है, दैट इज राइट, बट सिर्फ एक तो आपको एक ऑप्शन में तो ये दे रखा है भाई हार्ट रेट ही कम मिल गई, और एक आपको स्पेसिफिक क्या दे रखा है कि कैरोटिड पल्स कम मिल गई, तो आप किसको चुनोगे, पूरी बॉडी की जो हार्ट रेट है वही कम हो रही है, सिर्फ कैरोटिड को चुनना तो गलत हो जाएगा ना, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से आपको एक चूज करना हो, एक चुनना हो तो हार्ट रेट चुनोगे आप, सिंपल सी बात है, मैंने आपको सिंपल से यहाँ पे कोई कैरोटिड तो लिखा नहीं रखा, पल्स रेट कम हो जाती है, हार्ट रेट कम हो जाती है, तो इसलिए ये आएगा। नेक्स्ट दोस्तों ब्लीडिंग फ्रॉम ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी से ब्लीडिंग होना कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी मैंने आपको नहीं बताया कि आईसीपी इंक्रीज होगा तो ओरल कैविटी से कोई भी ब्लीडिंग देखने को आपको मिलेगी। एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ऐसा कुछ नहीं है, डीप टेंडन जो रिफ्लेक्स है दोस्तों वो भी क्या रहता है आपका इंटैक्ट रहता है, बना रहता है, ठीक है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स वही होता है कि हैमर से मारते हैं नी पे और तो वो ऊपर की तरफ क्या करता है एक्सटेंशन करता है, तो ये डीप टेंडन रिफ्लेक्स होता है, तो ये इंटैक्ट है, बना रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। आईसीपी इंक्रीज में हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि पेशेंट का डीप टेंडन जो रिफ्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्लोइंग ऑफ द हार्ट रेट। अब तुम थक गए ये लिखा लिखा के, वापस से वही लिखाना पड़ रहा है। हेड इंजरी के क्लाइंट में हार्ट रेट का स्लो होना, हार्ट रेट का स्लो होना यह शो करता है कि पेशेंट का, यह शो करता है कि पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज्ड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा अलग है, ये नहीं है। एक क्लाइंट डेवलप्स हाइड्रोसिफेलस, एक क्लाइंट है दोस्तों उसको हाइड्रोसिफेलस डेवलप हो गया है 2 वीक्स आफ्टर क्रेनियल सर्जरी, उसकी क्रेनियल सर्जरी हुई थी किस चीज के लिए, रैप्चर्ड सेरिब्रल एन्यूरिज्म, ठीक है। जो सेरिब्रल जो वेसल्स है दोस्तों वो इस प्रकार से क्या हो जाती है, वीक हो जाती है और डायलेट हो जाती है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं। और ये एन्यूरिज्म क्या हो गया था, रैप्चर्ड हो गया था, और रैप्चर्ड होगा तो उसके कारण क्या होने लग गई होगी, ब्लीडिंग होने लग गई होगी, तो उस ब्लीडिंग के कारण क्या हो गया, उस पेशेंट को सेरिब्रल एन्यूरिज्म के कारण हाइड्रोसिफेलस डेवलप हो गया। नर्स ये कंक्लूड कर रही है, ये नतीजे पे पहुंचती है नर्स की हाइड्रोसिफेलस इनमें से किसके कारण से हुआ होगा, कैसा कौन सा रीजन हुआ होगा कि उस पेशेंट को क्या हो गया होगा दोस्तों, हाइड्रोसिफेलस हो गया होगा। ज्यादातर पूछते नहीं है हाइड्रोसिफेलस से रिलेटेड, लेकिन ये क्वेश्चन दे रखा है तो पढ़ लेते हैं इसको। वैसोस्पाज्म ऑफ द एडजेसेंट सेरिब्रल आर्टरी, कभी भी दोस्तों ब्लीडिंग होती है ना तो हमारी बॉडी प्रोटेक्टिव इफेक्ट दर्शाती है, हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, और जब प्रोटेक्ट करती है तो वैसोस्पाज्म तो होता ही है, लेकिन वैसोस्पाज्म के कारण कभी भी हाइड्रोसिफेलस होना, ठीक है, तो ये चीज क्या नहीं है। हाइड्रोसिफेलस होगा तो जो सीएसएफ का जो लेवल है दोस्तों क्या होगा, इंक्रीज होगा, या एब्जॉर्प्शन सीएसएफ का क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या फिर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, तो उसके कारण पेशेंट को क्या हुआ होगा, हाइड्रोसिफेलस हुआ होगा। लेकिन वैसोस्पाज्म के कारण पेशेंट को हाइड्रोसिफेलस होना ये कहीं से भी तुक नहीं है। वैसोस्पाज्म वैसे भी नॉर्मल होता है, जब पेशेंट के अंदर प्रोटेक्टिव जब एक्शन बॉडी दर्शाती है, कभी भी रैप्चर कोई चीज होगी तो बॉडी प्रोटेक्शन दर्शाएगी और वैसोस्पाज्म करती है, तो इसके कारण हो नहीं सकता हाइड्रोसिफेलस। इस्टेमिक चेंजेस इन द ब्रोकाज स्पीच सेंटर, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकाज स्पीच सेंटर के ऊपर भी देखो, पहली बात तो ये है कि भाई ऐसे सिर्फ और सिर्फ ब्रोकाज स्पीच सेंटर के ऊपर ही फर्क पड़ा, तो ये चीज तो गलत है, क्यों, क्योंकि अगर ब्लड सप्लाई रुकी है तो पूरे ब्रेन की रुकी होगी, ठीक है, तो सिर्फ ब्रोकाज स्पीच सेंटर पे फर्क नहीं पड़ा होगा। दूसरी बात, अगर ब्रोकाज स्पीच सेंटर पे फर्क पड़ा भी है तो ब्रोकाज स्पीच सेंटर कहीं से भी उसका रिलेशन है नहीं ना, हाइड्रोसिफेलस का कोई रिश्तेदार तो है नहीं वो कि भाई ब्रोकाज स्पीच सेंटर में इंजरी होगी तो उसके कारण से हाइड्रोसिफेलस हो जाएगा पेशेंट को, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा कि सिर्फ ब्रोकाज स्पीच सेंटर से उसमें अगर ब्लड की सप्लाई कम हो रही है और उसके कारण हाइड्रोसिफेलस डेवलप हो रहा है, तो ऐसी बात अगर ये आपको ऐसा ऑप्शन दे रहा है तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप ऐसे ऑप्शन को तो बिल्कुल आपको जबकि तब क्या करना है, इसको रिजेक्ट करना है। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कि भाई जो, हाँ ये बात सही है कि सीएसएफ इंक्रीज होने के कारण हो सकता है हाइड्रोसिफेलस, बट दोस्तों यहां पर ये रीजन नहीं दे रखा ना इसने कि भाई सेरिब्रल एन्यूरिज्म हुआ है क्लाइंट को, वो रैप्चर हुआ है, तो उसके रैप्चर होने के कारण सीएसएफ का प्रोडक्शन क्यों बढ़ेगा, तो इसलिए यहां पर कोई रीजन नहीं दे रखा हमें। जो 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 सेंटेंस हमें दे रखे हैं उनमें से दे रखा है कि पेशेंट को सेरिब्रल एन्यूरिज्म था, उसके कारण यहाँ पर ब्लड था, इसके ब्लड के कलेक्ट होने के कारण सीएसएफ का इंक्रीज होना कोई रिलेशन नहीं बनाता है, तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो लास्ट जो बचेगा वही हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा दैट वुड बी
ब्लॉक्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एरेक्नोइड स्पेस। एक्चुअली में क्या होगा कि ये जो ब्लड जो कलेक्ट हुआ था ना यहाँ पे, ये ब्लड क्या काम करेगा, वहां पर पाए जाने वाले जो विलाइज हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन करती हैं, उन विलाई को क्या कर देता है दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। और कोई भी चीज अगर ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो वो क्या किसी चीज को क्या नहीं कर पाएगी, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसलिए जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है उस दौरान, ब्लॉक्ड हो जाता है। उस ब्लॉक्ड एब्जॉर्प्शन का एरेक्नोइड स्पेस में होने के कारण उस फ्लूइड के द्वारा जो किसी बाहर निकला होगा, ये ब्लड जो कलेक्ट हुआ होगा, उसके कारण से क्या हुआ होगा दोस्तों, ये एब्जॉर्प्शन ब्लॉक हुआ होगा। इसके कारण पेशेंट को क्या डेवलप हुआ होगा दोस्तों, हाइड्रोसिफेलस डेवलप हुआ होगा। इसलिए फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो लिख लो इसको भी, इसमें लिखो रैप्चर्ड सेरिब्रल एन्यूरिज्म के कारण कलेक्टेड फ्लूइड लिख लो आप, कलेक्टेड फ्लूइड एरेक्नोइड विलाइज को देखो, ये बढ़ा हुआ जो सीएसएफ है ना, ये हो सकता है कि कोरोइड प्लेक्सस का ट्यूमर बन गया हो। कोरोइड जो प्लेक्सस है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ, बट यहाँ पर ये कोई आपको दे नहीं रखा कि कोरोइड प्लेक्सस का कोई रीजन हुआ हो, उसके कारण हुआ है, ठीक है, इसलिए ये नहीं आएगा यहाँ पे। ये मेरे को थोड़ा सा याद आ गया तो आपको बता दिया। रेप्चर्ड सेरिब्रल जो एन्यूरिज्म है उसके कारण कलेक्टेड जो फ्लूइड है वो एरेक्नोइड विलाई को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर सकता है, जिसके कारण कर जिसके कारण पेशेंट में हाइड्रोसिफेलस डेवलप हो सकता है, जिसके कारण पेशेंट में हाइड्रोसिफेलस डेवलप हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस 2-3 ही क्वेश्चन बचे, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज 10 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। बोर्ड शुड द नर्स, कभी कभी बीच में लाऊंगा मैं आपको, 20-20 क्वेश्चन भी लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो बीच में हमारे कुछ दिन रह गए थे जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हुई है, उसको दूर करने के लिए मैं बीच में 20-20 क्वेश्चन भी लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। बोर्ड शुड द नर्स असेस फॉर इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर ए क्लाइंट हैज ब्रेन सर्जरी। वही क्वेश्चन आ गया सेम, भाई किसी भी पेशेंट का ब्रेन सर्जरी हुई है और आपको जस्ट सर्जरी के बाद में क्या चीज मॉनिटर करना है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि हमेशा पेशेंट की तरफ क्या मॉनिटर करेंगे, इंक्रीज्ड आईसीपी मॉनिटर करेंगे। तो उसके साइन देखेंगे हम, तो टैकीकार्डिया होता है क्या उसमें, नहीं, टैकीकार्डिया होता ही नहीं। क्या होता है दोस्तों, ब्रेडिकार्डिया होता है। पल्स रेट क्या होती है, कम होती है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं होती है इसके अंदर, अगर प्यूपिल होंगे भी ना तो डायलेटेड हो सकती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट दोस्तों एलिवेटेड डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर नहीं बताया था मैंने आपको, याद रखो आप, सिस्टोलिक बीपी बताया था। सिस्टोलिक जो बीपी है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो वापस से क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। आप इसमें खुद ही लिखना है इसको हिंदी में, भाई बार बार लिख लिख के परेशान हो गए मैं, आईसीपी आ रहा है बार बार, आप खुद ही लिख लेना कि ब्रेन सर्जरी के बाद में इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हमें पेशेंट के इंक्रीज आईसीपी को असेस करना चाहिए, जैसे कि डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इंक्रीज आईसीपी का एक साइन होता, ठीक है। बैक करके चला लो इसको, यूट्यूब पे आप देख सकते हो ना, वापस से बैक करके। अब आ गया हमारा आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो हमें पढ़ना है, जो हमें एक नए टॉपिक के बारे में लेके जाएगा। बोर्ड नर्सिंग एक्शन इज इसेंशियल व्हेन ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग हेमिएनोप्सिया एज द रिजल्ट ऑफ लेफ्ट इस्चेमिक स्ट्रोक। कि क्लाइंट को लेफ्ट इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ है और उस क्लाइंट के अंदर हेमिएनोप्सिया देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। चलो बात करते हैं, पहले हम स्ट्रोक की बात करते हैं। आपके सामने एक टॉपिक है दोस्तों, स्ट्रोक, या इसे हम ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। ब्रेन अटैक इसलिए बोलते हैं कि भाई ये हमें इमरजेंसी कंडीशन को समझाता है कि भाई जैसे हार्ट का अटैक भी एक इमरजेंसी है, वैसे ब्रेन अटैक भी क्या एक इमरजेंसी है। या इसे हम सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं, सीवीए। इसे हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सीवीए के नाम से भी जानते हैं, सीवीए के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो स्ट्रोक या ब्रेन अटैक क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रेन टिश्यूज होने लग जाता है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ द ब्रेन टिश्यूज, जो आपके ब्रेन के जो टिश्यूज हैं वो क्या होने लग जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन होने लग जाएंगे ड्यू टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई,
डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू ब्रेन। भाई ब्रेन के टिश्यूज को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और उसके ऑक्सीजन की जो सप्लाई है ना दोस्तों वो क्या होने लग जाए, कम होने लग जाए। तो उसे कम होने के कारण जो ब्रेन के जो टिश्यूज है उनकी नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, स्ट्रोक या फिर ब्रेन अटैक या फिर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के नाम से हम इसे जानते हैं, सीवीए के नाम से हम इसे जानते हैं। बस सिंपल से अगर आपको एक लाइन में कहना हो कि ब्रेन की ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई तो जो टिश्यूज हैं उनका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, स्ट्रोक या फिर ब्रेन अटैक या फिर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के नाम से हम इसे जानते हैं। ये दो प्रकार का होता है दोस्तों स्ट्रोक। स्ट्रोक को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है दोस्तों इस्चेमिक स्ट्रोक, इस्चेमिक जो कि मोस्ट कॉमन यही होता है, 80% केसेस के अंदर यही पाया जाता है, लगभग 80 से 85% केस में। और दूसरा होता है दोस्तों हेमरेजिक, हेमरेजिक मतलब ब्लीडिंग होने के कारण, भाई ब्लीडिंग हो गई, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, ठीक है, सेरेब्रल जो वेसल्स हैं जो कि ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं उन वेसल्स के अंदर ब्लीडिंग होने लग जाए, उसके कारण से अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही तो उस कारण से हो सकता है, तो इसे हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। और दूसरा दोस्तों कि जो ब्लड वेसल्स जो है ना उन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या डेवलप हो जाए आपका, उसके अंदर आपका दोस्तों एम्बोलिज्म हो जाए, एम्बुलस फॉर्मेशन हो जाए, उसके अंदर आपका क्या हो जाए, एम्बुलस बन जाए, तो उसे भी उसके कारण हम इसकी बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के नाम से हम इसे जानते हैं। चाहे वो थ्रोम्बस बने या फिर एम्बुलस बने, मतलब ब्लड का बने, एयर का बने, फैट का बने, किसी भी प्रकार का एम्बुलस बन सकता है वो, या फिर वो थ्रोम्बस बने, उसके कारण से अगर हो रहा है दोस्तों ब्लड की सप्लाई रुक रही है, देखो ब्लड वेसल जो जा रही है दोस्तों वो ब्लड को लेके जा रही है, और अगर यहाँ पर क्लोट बन गया, मान लो थ्रोम्बस बन गया या फिर फैट का एम्बुलस बन गया, एयर का एम्बुलस बन गया, तो जो आगे की जो सप्लाई है वो तो रुक जाएगी ना, तो जो ब्रेन को जो सप्लाई होनी है ऑक्सीजन की वो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये सप्लाई अगर डिक्रीज हो गई तो उसके कारण ब्रेन के जो टिश्यूज है वो क्या होने लग जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे, और वो डिस्ट्रैक्ट होने लग गए तो उसके कारण से ब्लीडिंग हो जाएगी। बस सिंपल वर्ड में पढ़ेंगे बिल्कुल, ऐसा कोई लैंग्वेज ही नहीं लेंगे हम जो आपको समझ में नहीं आए। अब हम बात करते हैं दोस्तों रिस्क फैक्टर की। अब आपसे बस इस यहाँ पर सिंपल सा ये याद रखना था आपको कि इस्चेमिक स्ट्रोक जो है मोस्ट कॉमन होता है, ये सिंपल से याद रखना कि ब्लीडिंग के कारण नहीं होता है, थ्रोम्बस या एम्बुलस के कारण होता है, जबकि हेमरेजिक जो होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, ब्लीडिंग के कारण होता है। ब्लीडिंग के कारण अगर हो रहा है तो हेमरेजिक होगा, या थ्रोम्बस बन गया या एम्बुलस बन गया दोस्तों उसके कारण हो रहा है तो फिर क्या होगा, वो इस्चेमिक स्ट्रोक होगा। बस इतना सा याद रख लो आप, ज्यादा इतना आपको परेशान नहीं होना। अब रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन अभी आपको इसमें मिलेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली पूछेगा भाई ये दे रखा है बताओ क्या होगा। तो देखो सबसे पहला हाइपरटेंशन, जिस भी पेशेंट को दोस्तों हाइपरटेंशन होगा उस पेशेंट के अंदर चांसेस होंगे किसके, कि जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाएगी। हाइपरटेंशन में क्या होगा, जब बीपी ज्यादा तो होता है लेकिन जो ब्लड सप्लाई है दोस्तों वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो वो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी ब्रेन टिश्यूज को, उसके कारण होगा। ठीक है, तो हाइपरटेंशन को जरूर याद रखना, क्वेश्चन भी मिलेगा आपको पूछेगा कि भाई कोई भी पेशेंट उसको ब्रेन अटैक के चांसेस हैं, आप 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें बताओ कौन सा रिस्क फैक्टर है, तो आप क्या करोगे, उसका हाइपरटेंशन रिस्क फैक्टर करोगे। ठीक है, इसके अलावा हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरलिपिडेमिया भाई लिपिड ज्यादा बन गया, अब लिपिड ज्यादा बनेगा तो फैट एम्बोलिज्म होने के चांसेस रहेंगे, फैट ज्यादा होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस भी लिख सकते हो आप, कि अगर ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो गया दोस्तों, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया तो उसके कारण भी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ब्लड की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और अगर डिक्रीज हो गई तो वो भी ये कोज कर सकती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ चीजें ऐसे फैक्टर्स हैं जो और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन, अगर हार्ट का काम करना है दोस्तों वो उसमें प्रॉब्लम हुई है, हार्ट का कोई डिसऑर्डर है, अगर एरिथमिया का डिसऑर्डर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो उसके कारण से भी जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो सकती है, रुक सकती है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी पेशेंट, जो भी पेशेंट स्मोकिंग है उनके अंदर ज्यादातर रिस्क फैक्टर रहता है ये, क्योंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है स्मोकिंग के कारण। ठीक है, या फिर जो ओबेसिटी वाले जो क्लाइंट हैं उनके अंदर भी ज्यादा चांसेस होते हैं ये होने की, डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं दोस्तों उनके अंदर भी इसके चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा मिलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। या एडवांस एज के क्लाइंट, एडवांस एज जिनकी भी एज है ना 65 से ज्यादा हो जाती है, उन पेशेंट के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं किस चीज के होने के दोस्तों, स्ट्रोक के आने की। ठीक है, एडवांस एज भी एक क्या है, इसका रिस्क फैक्टर होता है। अब एक और लिखा रहा हूं, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा आपको आगे, इसमें थोड़ा सा इसको समझाऊंगा मैं आपको। ट्रांजिएंट इस्चेमिक जो अटैक है ना दोस्तों, उसके कारण भी क्या आ सकता है, उसके मतलब वो भी एक रिस्क फैक्टर है, या आप कहो
कि वो ये एक साइन है, ये क्या है, डेंजर साइन है जो हमें हमें बताता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, और कोई तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। तो ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, अगर दोस्तों कुछ मिनट से लेकर, अगर फ्यू मिनट से लेकर और 24 आवर्स तक, ये आपके एनक्लेक्स के अंदर दे रखा है, मोस्ट भी एनक्लेक्स उसमें दे रखा है कि फ्यू मिनट्स टू 24 आवर्स तक अगर दोस्तों जो ब्लड की जो सप्लाई है ब्लॉक नहीं होगी, थोड़ी सी क्या हो जाए, कम हो जाए, ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए, लेकिन इसके कम होने के कारण जो सेरिब्रल जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाए। ब्रेन के जो फंक्शंस हैं दोस्तों, सेरिब्रल जो फंक्शंस हैं वो टेम्परेरी, मतलब कुछ समय के लिए क्या हो जाए दोस्तों, डिस्टर्ब हो जाए, टेम्परेरी क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की है, लेकिन नो ब्रेन नेक्रोसिस, नो ब्रेन टिश्यूज डिस्ट्रैक्शन। कुछ ब्लड सप्लाई कम तो हो गई, फंक्शंस भी थोड़े से कम हुए हैं बॉडी के, जो हमारा ब्रेन जो फंक्शन कर रहा है, लेकिन पेशेंट के नेक्रोसिस नहीं हुआ। मतलब कि दोस्तों ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है इसके अंदर। क्या है, रिवर्सिबल, मतलब वापस से पेशेंट क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। जबकि स्ट्रोक जो होता है ना, अगर डायरेक्टली स्ट्रोक की बात करें तो स्ट्रोक क्या होता है सॉरी, जो स्ट्रोक जो होता है ना उसमें इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, मतलब वापस से नॉर्मल नहीं होता। अगर ब्रेन के टिश्यूज में नेक्रोसिस होने लगी वहां पे तो रीजनरेशन होता ही नहीं है ना, तो वो इरिवर्सिबल है। बट यहां पर मैंने आपको कहा कि भाई थोड़ी सी डिक्रीज होती है ब्लड सप्लाई, जो सेरिब्रल जो फंक्शन है वो भी डिस्टर्ब जरूर होते हैं, बट ब्रेन टिश्यूज के अंदर क्या नहीं होता, डिस्ट्रक्शन नहीं होता, और वापस से पेशेंट क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है इसके अंदर। तो ये एक तरह से एक झटका दिया है ब्रेन ने, क्या किया, बताया है कि आगे इस पेशेंट को इम्पेंडिंग स्ट्रोक, मतलब कि स्ट्रोक के आने के चांसेज हैं। जैसे प्री एक्लेम्सिया में एक्लेम्सिया आने के जो साइन होते हैं हम पढ़ते हैं कि भाई ये साइंस क्या हो सकते हैं जिसके कारण पेशेंट को ये दिखाता है कि एक्लेम्सिया आ सकता है। तो ऐसे ही ट्रांजिएंट जो इस्चेमिक अटैक है दोस्तों, ये एक वार्निंग साइन है, दिस इज ए वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक। ये आपको बताता है कि उस पेशेंट को क्या आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, या इंपेंडिंग साइन भी बोलते हैं इसे हम, क्या बोलते हैं, इंपेंडिंग साइन। तो ये भी जरूर ध्यान रखना आप। आपको अगर 4 ऑप्शन देता है और वो पूछता है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा साइन है जो हमें बताता है कि उस पेशेंट को अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, उस पेशेंट के अंदर सीवी हो सकता है, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा इससे रिलेटेड, तो इसको भी समझ लेना थोड़ा सा। तो जो रिस्क फैक्टर उसके बारे में हमने बात कर ली है, कॉमन रिस्क फैक्टर है जो बीमारियां सब में प्रेजेंट ही होती हैं लोगों में, एट्रियल फिब्रिलेशन को छोड़ दे तो देखो आजकल बीपी, शुगर, ठीक है, फैट का ज्यादा होना, हाइपरलिपिडेमिया होना, स्मोकिंग करना, मोटापा होना, डायबिटीज होना, एज का ज्यादा होना, तो ये सब में पाए जाते हैं। तो यही चीजें हैं इसके रिस्क फैक्टर, लेकिन ध्यान रखना ये रिस्क फैक्टर, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके अंदर जो दिखाई देता है दैट इज हेमीप्रेसिस। हेमीप्रेसिस, या फिर उस क्लाइंट के अंदर हेमीप्रेसिस नहीं होगा तो हेमीप्लेजिया देखने को मिलेगा। हेमीप्रेसिस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि जो 1/2 ऑफ द बॉडी है, एक हाफ ऑफ बॉडी है दोस्तों, उसके अंदर क्या होगा, वीकनेस आ जाएगी। तो 1/2 ऑफ बॉडी में वीकनेस, तो वीकनेस इन 1/2 ऑफ बॉडी, इन 1/2 ऑफ बॉडी ठीक है। एक साइड की बॉडी जो होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, चाहे वो एक साइड की, चाहे इधर की हो चाहे इधर की हो, अभी बात करेंगे उस बारे में। और हेमीप्लेजिया मतलब क्या होगा, पैरालाइसिस ऑन वन साइड ऑफ बॉडी, पैरालाइसिस ऑन वन साइड ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी की एक साइड में क्या हो जाए दोस्तों, पैरालाइसिस हो जाए, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, हेमीप्लेजिया के नाम से जानेंगे। तो ये डिफरेंस है, क्या तो हेमीप्रेसिस होगा या हेमीप्रेसिस नहीं होगा तो हेमीप्लेजिया होगा। कहते हैं कि ऑपोजिट साइड बॉडी के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये सिम्टम दोनों देखने को मिलते हैं। अगर ब्रेन के राइट साइड के अंदर स्ट्रोक है तो लेफ्ट साइड की बॉडी के अंदर हेमीप्रेसिस या हेमीप्लेजिया देखने को मिलेगा, और अगर ब्रेन के लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में देखने को मिलेगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा पेशेंट को दोस्तों स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पीच प्रॉब्लम्स जिसके अंदर पेशेंट को देखने को मिलती हैं आपकी A, B, C और D। तो पेशेंट को दोस्तों
एक्सप्रेसिव एफेजिया देखने को मिलेगा, ये देखने को मिल सकता है, या फिर उस पेशेंट के अंदर रिसेप्टिव एफेजिया देखने को मिलता है, रिसेप्टिव एफेजिया, या फिर उस पेशेंट के अंदर ग्लोबल एफेजिया देखने को मिलेगा, ग्लोबल एफेजिया, या फिर उस पेशेंट के अंदर डिसअर्थरिया देखने को मिलता है, डिसअर्थरिया, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक्सप्रेसिव एफेजिया का मतलब होगा डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, उसको देखने में क्या हुई है, सॉरी बोलने में क्या हुई है, प्रॉब्लम हो रही है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक एक्सप्रेसिव, एक रिसेप्टिव, एक ग्लोबल है, तीन प्रकार का हो गया ये। देखो एक्सप्रेसिव का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, मतलब किसी चीज को आप बोल नहीं पा रहे हो, स्पीच नहीं कर पा रहे हो, आपके माइंड में है लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको आगे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, तो आपको उसे किस नाम से जाना जाएगा, एक्सप्रेसिव एफेजिया के नाम से जाना जाएगा। एक्सप्रेसिव एफेजिया तब होता है जब किसी भी पेशेंट के ब्रोकाज एरिया के अंदर इंजरी होती है। ठीक है, फ्रंटल लोब के अंदर पाया जाने वाला ब्रोकाज एरिया के अंदर इंजरी होती है दोस्तों, ठीक है, उसके अंदर सेल्स टिश्यूज नेक्रोसिस होती है, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक आता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक्सप्रेसिव एफेजिया देखने को मिलता है। रिसेप्टिव एफेजिया में अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, सामने वाला क्या बोल रहा है वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, वो कोई बुक पढ़ेगा उसको रीडिंग में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर उसको राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो अपने जो थॉट्स है ना उनको समझा नहीं पाता है, तो यहाँ पर उसको राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर उसे पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, दूसरे से व्यक्ति की बात को समझने में प्रॉब्लम होगी, अंडरस्टैंडिंग में क्या होती है उसको प्रॉब्लम होती है कि सामने वाला क्या कह रहा है उसको समझ में नहीं आता है, तो ये रिसेप्टिव एफेजिया है। एक्सप्रेसिव एफेजिया में वो बोल नहीं पाएगा, उससे बोला नहीं जाएगा, शब्दों को बिल्कुल भी वो समझा नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, एक्सप्रेसिव एफेजिया। और ग्लोबल का मतलब दोनों, अगर दोनों हो जाती है E+R एक्सप्रेसिव रिसेप्टिव, तो ये क्या कहलाता है, ग्लोबल कहलाता है, E+R। अब यहाँ पर डिसअर्थरिया में क्या होता है दोस्तों, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके थॉट भी हैं, उसके दिमाग में आ भी रहे हैं, आने के बावजूद ब्रेन से भी निकल गए हैं वो थॉट, यहाँ पर ब्रेन से नहीं निकल पा रहे हैं थॉट, लेकिन यहाँ पर ब्रेन से भी निकल गए, लेकिन जो मसल्स जो हैं बोलने की, जी बोलने के लिए जो मसल्स चाहिए ना दोस्तों, वो मसल्स के अंदर क्या हो गया है, पैरालाइसिस हो गया या वीकनेस हो गया है, तो उसके कारण अगर डिफिकल्टी होती है तो इसे हम डिसअर्थरिया के नाम से जानते हैं, DYSARTHRIA। तो डिफिकल्टी इन स्पीकिंग ड्यू टू वीकनेस और पैरालाइसिस ऑफ स्पीकिंग मसल्स, तो डिफिकल्टी इन स्पीकिंग ड्यू टू पैरालाइसिस और वीकनेस ऑफ वीकनेस ऑफ मसल्स, स्पीकिंग मसल्स लिख लो बस, जो मसल्स स्पीकिंग में यूज की जाती हैं उन मसल्स के अंदर ही वीकनेस या पैरालाइसिस हो जाती है दोस्तों, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम डिसअर्थरिया के नाम से, तो ये भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो तीसरा साइन हो गया। चौथा जो साइन है दोस्तों, एगनोजिया, वो किसी भी चीज को पहचानने में दिक्कत होगी उसको कहोगे ये क्या है, ये पेन है, वो कहेगा ये क्या है, वो सब पहचान नहीं पाएगा कि पेन ऐसा होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करने में अगर प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो हम किस नाम जानते हैं, एगनोजिया के नाम से जानते हैं। तो डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, चीजों को पहचान नहीं पाते हैं वो, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो एगनोजिया भी देखने को मिल सकता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उसके अंदर देखने को मिलता है हेमिएनोप्सिया, हेमिएनोप्सिया में भी उसको मेनली होमो हेमिएनोप्सिया देखने को मिलता है, या इसको पूरा नाम है होमोनिमस हेमिएनोप्सिया। आप इसको सिंपल वर्ड में हम होमो हेमिएनोप्सिया भी बोलते हैं या फिर होमोनाइमस हेमिएनोप्सिया भी बोलते हैं। अभी समझा देता हूं आपको इसको। मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे ये आपका नोज है, ये आपकी आई है, तो आई के अंदर भी दोस्तों अगर हम दो भागों में बांट दें एक तरफ के विजन को, तो हाफ जो विजन है ना दोस्तों, वो क्या हो जाता है, उसका नहीं दिखाई देता उसको, एक साइड। ठीक है, आईज के अंदर भी अगर जैसे एक आंख जितना देखती है ना, उसके भी दो भागों में बांट दो उसको आप। ठीक है, एक आंख को बंद कर लो और फिर हाथ रख लो, बीच में एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, तो उसको एक ही साइड का दिखाई देगा, चाहे वो इधर का दिखाई दे चाहे इधर का। आप भी करो, एक आंख को बंद करो, फिर इसको बिल्कुल बीच में रखो, अब ये बीच हाथ की लाइन आ गई, इधर भी दिख रहा है आपको, इधर भी दिख रहा है, एक आंख बंद होनी चाहिए तभी पता लगेगा। तो एक तरफ का विजन क्या हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हेमिएनोप्सिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हाफ विजन क्या हो जाता है दोस्तों, लॉस हो जाता है एक साइड के आंख का, तो हेमिएनोप्सिया।
तो दोनों साइड में होता है, ऐसे दोनों आंखों में होता है। होमो का मतलब क्या होगा, सेम साइड में होगा। जैसे दोस्तों इधर की साइड मान लो ये है राइट, तो ये राइट साइड का इधर का नहीं दिख रहा, तो इधर का भी उसको नहीं दिखेगा राइट साइड का ही। तो दोनों साइड मतलब क्या होगी, सेम साइड होंगी उसकी, ठीक है। अगर जैसे ये है इधर, ये राइट हो गया, ये इधर इसका, ये लेफ्ट है, ये भी राइट है, तो सेम साइड का विजन अगर नहीं दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, उसको मतलब इधर भी राइट का नहीं दिखाई दे रहा, इधर भी राइट का नहीं दिखाई दे रहा, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, होमोनाइमस हेमियोनोप्सिया के नाम से जानते हैं। कि हाफ विजुअल फील्ड का लॉस हो जाना, तो लॉस ऑफ हाफ विजुअल फील्ड ऑफ सेम साइड, हाफ विजुअल फील्ड ऑफ सेम साइड। अगर एक ही साइड का, सेम साइड का अगर राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट, ठीक है, दोनों में से अगर बांटो तो दोनों एक साइड का ही जो विजन है दोस्तों लॉस हो जाए। इधर भी अगर राइट का हो रहा है तो इधर भी राइट का, इधर लेफ्ट का हो रहा है तो इधर भी लेफ्ट का, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, होमोनाइमस हेमियोनोप्सिया के नाम से जानते हैं। तो ऐसी चीजों में पेशेंट के लिए हमें क्या केयर करनी पड़ती है भाई, उसको मान लो इधर नहीं दिख रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पेशेंट को कौन सी साइड नहीं दिख रहा। जैसे आपको पता है, मान लो आपने यहाँ लगा के आपको पता लगा कि पेशेंट को इधर की साइड का नहीं दिखता, जो भी उसको आप सामान दोगे ना, आपको इस प्रकार से देना है उसको कि उसके सामने दिखे उसको। ऐसे नहीं कि आपको उसको पता है कि इधर का विजन उसको दिख ही नहीं रहा, आप उसको इधर रख रहे हो, ये लो भैया पहन लो, ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको। तो जो भी सामान आप पेशेंट को दोगे वो उसको बिल्कुल उस प्रकार से आप उसको दोगे, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो ये भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों रिफ्लेक्स एबनॉर्मलिटीज भी देखने को मिल सकती है। रिफ्लेक्स एबनॉर्मलिटीज, जो भी नॉर्मल जो रिफ्लेक्स है दोस्तों, उनके अंदर क्या आ सकती है, एबनॉर्मलिटीज आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों एलिमिनेशन प्रॉब्लम तो पक्का आएंगे ऐसे पेशेंट के अंदर। एलिमिनेशन का भी जरूर ध्यान रखना है आपको कि ऐसे पेशेंट जो है दोस्तों वो यूरिन एंड स्टूल पास कर सकते हैं पैंट के अंदर भी। तो बाउल एंड ब्लैडर जो कंट्रोल है ना वो लॉस हो जाता है ऐसे पेशेंट का। बाउल एंड ब्लैडर जो कंट्रोल है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसका भी आपको क्या करना है दोस्तों, केयर करनी है। तो ये कुछ साइन है, ये आपको याद रखने हैं। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। ये आपका स्ट्रोक था। आगे जो मैनेजमेंट है वो मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता रहूंगा। तो आपके सामने क्वेश्चन है, नहीं ये वाला नहीं है, हम आगे पीछे आते हैं वापस से। बोर्ड नर्सिंग एक्शन इज एसेंशियल व्हेन ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग हेमियोनोप्सिया, ठीक है। उसको लेफ्ट इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ, लेफ्ट साइड में हुआ है स्ट्रोक, ठीक है, लेफ्ट इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ, इस्चेमिक टाइप का है। मैंने लेफ्ट राइट आपको बताया था कि लेफ्ट साइड में होगा तो राइट बॉडी इफेक्ट होगी, राइट साइड होगा तो लेफ्ट बॉडी इफेक्ट होगी, ये मैंने आपको बताया था। दूसरा इस्चेमिक और हेमरेजिक दो बताया था, तो ये कौन सा है, इस्चेमिक है। और स्ट्रोक क्या है वो मैंने आपको समझाई दिया। तो क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना भाई। उस पेशेंट को अगर हेमियोनोप्सिया हुआ है, मतलब हाफ विजुअल जो फील्ड है उसका लॉस हुआ है, तो आपको ऑब्जेक्ट उसके सामने रखना है, उसके विजुअल फील्ड में रखना है, जहां उसको दिख रहा है वहां रखना है। कोई भी चीज आप उसको पकड़ा रहे हो तो उस समय उसकी फील्ड में होना चाहिए। तो ये देखो, प्लेस ऑब्जेक्ट विद इन द विजुअल फील्ड, बस ये तो मैंने आपको बताया है कि भाई उसको जो भी सामान रखना है उसके विजुअल फील्ड के अंदर रखोगे आप, तो फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका टीच पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, ये चीज अच्छी है कि आप उसको मोशन एक्सरसाइज टीच करवाओगे, सही बात है, आप उसको एक्सरसाइज करवाओगे। लेकिन दोस्तों इसका हेमियोनोप्सिया से क्या लेना देना है भाई, ये बताओ बस मुझे। उसको हाफ विजुअल फील्ड में दिख नहीं रहा और उसके कारण आप उसको हाथ की एक्सरसाइज करवा रहे हो। ये लो, आपको मैं बॉडी बना देता हूँ, आपकी मसल्स की एक्टिविटी करवा देता हूँ भाई, इससे उसका क्या फायदा है। तो यहां पर ये ठीक है ये बात, लेकिन इससे कुछ लेने देना नहीं है। इंस्टिल आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप इनटू द अफेक्टेड आई, ये अफेक्टेड आई के अंदर भाई हेमियोनोप्सिया के कारण ये चीज होना, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप। हाँ, अगर पेशेंट के अंदर पटोसिस होता है, ये भी हो सकता है, स्ट्रोक के कारण पटोसिस हो सकता है दोस्तों, ये बात ठीक है, ठीक है। आई ड्रॉपिंग, जो आई जो ड्रॉपिंग है दोस्तों वो हो सकता है, मतलब कि एक साइड की जो आई है दोस्तों वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, उसकी आईलिड है ऑटोमेटिकली गिर जाती है, तो एक आंख उसकी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसे हम टोसिस के नाम से जानते हैं, इसे हम किस नाम जानते हैं, टोसिस के नाम से जानते हैं। ये भी देखने को मिलता है, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो वहां पे। हाँ, अगर टोसिस की कंडीशन आपको दी हुई होती तब ये यहाँ पे सही था, क्योंकि जब पेशेंट की आईलिड अपने आप बंद हो जाती है ना, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स गायब हो जाता है, पेशेंट ब्लिंकिंग नहीं करता, तो उसकी आईज क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। और उसके लिए हमें आर्टिफिशियल जो टीयर है ना, टीयर ड्रॉप्स डालते हैं, कार्बोक्सीमेथिल सेलुलोज से बनी हुई टीयर ड्रॉप्स हम उसके अंदर डालते हैं, तो जिससे कि वो ड्राई नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन टोसिस की नहीं दे रखी है, हमें आई ड्रॉपिंग की नहीं दे रखी है, कंडीशन किसकी दे रखी है, हेमियोनोप्सिया की दे रखी है। अब हेमियोनोप्सिया की कंडीशन में आप टीयर ड्रॉप डालोगे तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप अगर आप डाल रहे हो तो दैट कैन बी यूज्ड इन कंडीशन ऑफ टोसिस, ठीक है, टोसिस में यूज कर सकते हैं, नॉट इन दिस कंडीशन हेमियोनोप्सिया। तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट के अंदर रिड्यूस टाइम क्लाइंट
इज पोजिशन ऑन द लेफ्ट साइड, रिड्यूस टाइम क्लाइंट इज पोजिशन ऑन द लेफ्ट साइड, क्लाइंट लेफ्ट साइड में पोजिशन में जो टाइम जो होता है उसको आप क्या करो, कम करो। तो ऐसा इसका कोई लेना देना यहाँ पर है नहीं कि भाई आप लेफ्ट साइड में लेट रहे हो उस पर टाइम को कम करो, राइट साइड में लेट रहे टाइम को कम करो, तो ये इसका भी कोई तुक नहीं है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्लेस ऑब्जेक्ट विद इन द विजुअल फील्ड। तो लिखो स्ट्रोक के कारण, स्ट्रोक के कारण राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे कह देते हैं सर राइट आंसर बता दिया करो लास्ट में। फर्स्ट देखो स्ट्रोक के कारण अगर क्लाइंट को, अगर स्ट्रोक के कारण अगर क्लाइंट को हेमी एनोप्सिया होता है, एनोप्सिया होता है तो ऑब्जेक्ट उसे, तो ऑब्जेक्ट्स उसके विजुअल फील्ड में रखने चाहिए, विजुअल फील्ड में रखने चाहिए, जहां उसको दिखाई दे रहा है उस फील्ड में, विजुअल फील्ड में रखने चाहिए। ठीक है, देखो ये कोई आई है ना, राइट लेफ्ट को थोड़ा सा देख लेना ना कैसे होता है ये। जैसे ये आई है तो आई का ये वाला लेफ्ट रहेगा, ये क्या रहेगा, राइट रहेगा ना। फिर इधर वाली आंख का, इधर वाली आंख का ये लेफ्ट रहेगा, ये राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा, ये राइट रहेगा। हाँ ऐसे है, ठीक है। जैसे इधर की साइड है तो इधर भी इसमें होगा, होमो में, और अगर लेफ्ट है इधर है तो इधर होगा। शायद उधर मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया। इधर देखो ये लेफ्ट है, हाँ ये राइट है, लेफ्ट है, इधर राइट होगा, ठीक है। और अब इस आंख में, इधर इस आंख में ये राइट होगा, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो सेम साइड होगा, बस इतना ध्यान रखना है। अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट में रहेगा, राइट है तो राइट में रहेगा, ठीक है। दोनों आंख में एक सेम साइड में होगा, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। ये ठीक है ना, ये वाला ठीक है। अगर लेफ्ट लेफ्ट में तो लेफ्ट लेफ्ट में, अगर राइट राइट में तो राइट राइट में होगा, दोनों में। तो इसमें क्या देखा है, विजुअल फील्ड में रखनी चाहिए, बस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास का हम, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करवा दिया है मैंने आपको ये। ड्यूरिंग ए हेल्थ फेयर द नर्स टेक्स एन एडल्ट ब्लड प्रेशर एंड इट इज 200/120, ठीक है, 200/120 mm ऑफ एजी प्रेशर है। उसको हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन भी तगड़ी स्टेज का ही, थर्ड स्टेज हाइपरटेंशन है। अगर 180/120 से ज्यादा है, अगर जो बीपी है वो 180/120 से ज्यादा होता है ना, तो इसे हम थर्ड स्टेज हाइपरटेंशन बोलते हैं, थर्ड स्टेज हाइपरटेंशन। तो द नर्स शुड बेस द नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन अंडरस्टैंडिंग दैट। बताओ इसमें से क्या हो सकता है, इतना ज्यादा बीपी होने के कारण पेशेंट को क्या हो सकता है। देयर इज एन इंक्रीज रिस्क फॉर हैविंग ब्रेन अटैक। सही है, मैंने आपको पहला रिस्क फैक्टर क्या लिखाया था, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अगर पेशेंट को है दोस्तों तो उसको इंक्रीज रिस्क रहेगा किसका, ब्रेन अटैक का। नेक्स्ट दे रखा वॉकिंग अराउंड द फेयर प्रोबेबली रेज द ब्लड प्रेशर, कि भाई पेशेंट जो है ना वो चल के आया होगा, उसके कारण पेशेंट का बीपी इतना बढ़ गया होगा, ठीक है। हेल्थ फेयर में ये कह रहा है भाई फेयर था तो फेयर में वो घूमा होगा जिसके कारण बीपी बढ़ गया होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ घूमने के कारण पेशेंट का बीपी 200 चला जाए, 200/120, तो गलत बात है भाई, रॉन्ग। नेक्स्ट द एलिवेटेड ब्लड प्रेशर रिफ्लेक्ट्स द व्हाइट कोट सिंड्रोम। ये बहुत इंटरेस्टिंग सिंड्रोम है। व्हाइट कोट सिंड्रोम क्या होता है कि पेशेंट जो है जब डॉक्टर के पास आता है ना तो उसके व्हाइट कोट को देखकर उसका बीपी एकदम से इंक्रीज हो जाता है, और वैसे उसका बीपी आप घर पे चेक करोगे तो वो नॉर्मल मिलेगा। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, व्हाइट कोट सिंड्रोम के नाम से हम इसे जानते हैं। तो व्हाइट कोट जो सिंड्रोम है ना उसके कारण बीपी एलिवेटेड होता है, लेकिन वो 10 to 20 mm हो सकता है, ऐसा नहीं कि 200 तक पहुंच जाएगा। तो इतना ज्यादा बीपी इंक्रीज नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है, गलत है। इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन, कि आप क्या करो, एक काम करो, उसका इतना बीपी है तो आप उससे पूछो कि आप क्या क्या मेडिकेशन लेते हो। अगर इतना जो बीपी है दोस्तों, अगर किसी भी पेशेंट का अगर थर्ड स्टेज हाइपरटेंशन में है तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है उस पेशेंट को, आपको उसको जबकि जब ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उस पेशेंट के मेडिकेशन पूछने लग गए, 1 घंटा उसमें टाइम वेस्ट कर दिया आपने। क्यों, क्योंकि उस पेशेंट को अगर मान लो ब्रेन अटैक इसके कारण आ गए तो आप जिम्मेदार हो गए, क्योंकि उस समय आप मेडिकेशन पूछ रहे थे जिस समय उसको खुद को मेडिकेशन की क्या थी, जरूरत थी। इसलिए ये एक इमरजेंसी के रूप में हैंडल किया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट का इंक्रीज रिस्क ऑफ हैविंग ए ब्रेन अटैक चांसेस है। तो लिख लो, देखो इंक्रीज्ड हाइपरटेंशन
स्ट्रोक का एक रिस्क फैक्टर है, स्ट्रोक का एक रिस्क फैक्टर है, स्ट्रोक का एक रिस्क फैक्टर। इसके बाद में हम इन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था दोस्तों हमारे सामने वो क्या था कि भाई टेम्परेचर को रेगुलेट कौन सा सिस्टम करता है, कौन सा ऑर्गन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो क्या था कि अगर किसी भी पेशेंट के स्कल का फ्रैक्चर होता है तो आप किस चीज के साइन मॉनिटर करोगे, ब्रेन इंजरी के साइन जो है वो आप क्या करोगे उस पेशेंट में मॉनिटर करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज्ड आईसीपी के क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे आपको, तो फीवर और स्टूपर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि आप अगर किसी पेशेंट को मैनिटोल दे रहे हो तो आप क्या थेरेप्यूटिक जो इफेक्ट है वो एक पेशेंट के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे, तो कि भाई उसका जो आईसीपी है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो डिक्रीज्ड आईसीपी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों कि अगर किसी पेशेंट का आपने क्रेनियोटोमी किया है और उसका जो इंक्रीज आईसीपी के आपको अगर साइन देखने हैं तो उसमें से क्या साइन देखने को मिलेगा, आपको लोअर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से वही है आईसीपी के हेड इंजरी के कारण इंक्रीज्ड आईसीपी हो सकता है, तो क्या साइन देखने को मिल सकता है, तो हार्ट रेट क्या होती है, कम देखने को मिलती है, ब्रेडिकार्डिया देखने को इसमें मिलता है। एक हाइड्रोसिफेलस होने का क्या कारण हो सकता है, जिसमें पेशेंट को सेरिब्रल एन्यूरिज्म हुआ है, तो जो एरेक्नोइड जो स्पेस है दोस्तों उसमें एब्जॉर्प्शन जो फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण हाइड्रोसिफेलस देखने को मिल सकता है। फिर ये वाला जो मैंने आपको सिंपल बता दिया था कि बार बार आ रहा है ये, तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर आईसीपी इंक्रीज के साइन देखेंगे जिसमें हमें डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो आपको विजुअल फील्ड के अंदर रखना है कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को, और लास्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था कि जो हेमी एनोप्सिया वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि विजुअल फील्ड के अंदर आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, क्योंकि इसका जो हाफ जो विजुअल फील्ड है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और लास्ट जो है दोस्तों दैट इज हाइपरटेंशन इज आल्सो रिस्क फैक्टर फॉर द ब्रेन अटैक और स्ट्रोक और सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले 10 क्वेश्चंस के साथ। सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।